co-powered by Techno। नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस शो में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स की विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। पहली खबर, स्पाइसजेट का शेयर बीते पूरे हफ्ते सुर्खियों में रहा। बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को स्पाइसजेट के बोर्ड ने QIP के जरिए 61 रुपये 60 पैसे के इशू प्राइस पर 48.7 करोड़ शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी। इस इशू में पैसा लगाने वाले निवेशकों में गोल्डमैन सैक्स, सोसाइटी जनरल समेत कई बड़े नाम शामिल थे। QIP का इशू प्राइस 64 रुपये 79 पैसे के फ्लोर प्राइस से 3 रुपये 19 पैसे प्रति शेयर के डिस्काउंट पर तय किया गया है। QIP से जुटाई गई रकम के जरिए इस कंपनी की अपनी देनदारियां चुकाने की योजना है। फिलहाल कंपनी पर 601.5 करोड़ रुपए के स्टैट्यूटरी बकाये शामिल हैं, जिसमें से 297.5 करोड़ रुपए का TDS, 156.4 करोड़ रुपए कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड जमा और 145.1 करोड़ रुपए GST बकाये से जुड़े हैं। रकम का इस्तेमाल क्रेडिटर्स का बकाया चुकाने पर भी होगा, जिसमें वाहन, विमान और इंजन लीज पर देने वालों के अलावा इंजीनियरिंग और फाइनेंसर्स भी शामिल हैं। असल में कंपनी ने 2026 तक अपने फ्लीट साइज यानी विमानों की संख्या को बढ़ाकर 100 तक करने का लक्ष्य तय किया है। 23 सितंबर को स्पाइसजेट के शेयर में 6% से ज्यादा की तेजी के साथ 70 रुपये 28 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 24 सितंबर को हुए बड़े सौदों में विकासा इंडिया EIF1 ने 63 रुपये 13 पैसे पर कंपनी के 1 करोड़ शेयर और सोसाइटी जनरल ने 62 रुपये 90 पैसे पर 74.11 लाख शेयर बेचे हैं। साथ ही कंपनी ने इंजन लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी ELFC के साथ 1.67 करोड़ डॉलर के क्लेम से जुड़ा विवाद भी सुलझा लिया है। 24 सितंबर को स्पाइसजेट के शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ 66 रुपये 4 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 26 सितंबर को हुए बड़े सौदों में ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 66 रुपये 21 पैसे के दाम पर कंपनी के 56,30,000 शेयर बेचे, पर ऑल्टीट्यूड इन्वेस्टमेंट फंड ने 65 रुपये 95 पैसे के भाव पर 50 लाख शेयर खरीदे भी हैं। 26 सितंबर को स्पाइसजेट का शेयर 61 रुपये 50 पैसे तक लुढ़कने के बाद करीब 1% गिरकर 61 रुपये 84 पैसे के भाव पर जाकर बंद हुआ था। अगली खबर, HDFC बैंक की NBFC कारोबार से जुड़ी सब्सिडियरी कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड ने IPO लाने के प्रस्ताव को मंजूरी ददे दी है। इस IPO के जरिए HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की फ्रेश इशू के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वहीं इस कंपनी में 94.64% हिस्सेदारी वाले HDFC बैंक की अपनी 10 से 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। बैंक की अपना हिस्सा बेचकर 7,800 से 8,700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस तरह बैंक की अपनी सब्सिडरी के लिए 78,000 से 87,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन की मांग की जा रही है। यह IPO दिसंबर में या वित्त वर्ष 2025 के अंत तक आ सकता है। 23 सितंबर को HDFC बैंक के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ 1,757 रुपए पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर, कर्ज के बोझ के तले दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 3.6 अरब डॉलर की डील साइन की है। इस डील के जरिए कंपनी की अपने 4G नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ 5G रोल आउट की भी योजना है। कंपनी ने इस डील के जरिए नोकिया और एरिक्सन के साथ अपनी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को जारी रखा है और सैमसंग को नए पार्टनर के रूप में शामिल किया है। इस डील के तहत अगले 3 साल में इन तीनों पार्टनर्स की ओर से कंपनी को नेटवर्क इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएंगे। ये डील अगले 3 साल में कंपनी की 6.6 अरब डॉलर की क्षमता विस्तार योजना की ओर पहला कदम है। इस योजना के तहत कंपनी की 4G कवरेज 103 करोड़ लोगों से बढ़ाकर 120 करोड़ लोगों तक करने के अलावा अहम मार्केट्स में 5G लॉन्च करने के साथ साथ डेटा ग्रोथ के अनुसार क्षमता बढ़ाने की भी मंशा है। इसके अलावा 23 सितंबर को ही 2:30 बजे से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक कॉन कॉल की। इस कॉन कॉल में कंपनी ने कहा कि AGR बकाये के मुद्दे को सुलझाने को लेकर सरकार से कंपनी की बातचीत चल रही है, क्योंकि कोर्ट के अलावा सरकार ही इस मामले में मदद कर सकती है। कंपनी को 70,300 करोड़ रुपए का AGR पेमेंट करना है, जिसमें वित्त वर्ष 2027 से कंपनी पर सालाना 43,000 करोड़ रुपए भुगतान का दायित्व होगा। कंपनी ने यह भी कहा कि वो सालाना भुगतान में से 17,000 करोड़ रुपए को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। साथ ही 55,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजनाओं के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है, जिसके तहत कंपनी 17 सर्कल में 5G लॉन्च करेगी, पर 15 महीने में दोबारा टैरिफ बढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। 23 सितंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 4% की बढ़त के साथ 10 रुपये 86 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 11 रुपये
94 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, रिलायंस पावर को लेकर एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। सोमवार 23 सितंबर की शाम को खबर आई कि कंपनी के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 1525 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने 33 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 46 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस फंडिंग प्रक्रिया में कंपनी की प्रमोटर रिलायंस इंफ्रा हिस्सा बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने वाली है। इसके अलावा ऑथम इन्वेस्टमेंट और सनातन फाइनेंशियल भी निवेशकों की सूची में शामिल हैं। जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार के साथ साथ कर्ज भुगतान पर किया जाएगा। 23 सितंबर को कारोबारी सत्र के अंत पर रिलायंस पावर का शेयर 5% के अपर सर्किट पर 38 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। गुरुवार 26 सितंबर को खबर थी कि कंपनी की सब्सिडियरी रोजा पावर ने वर्दे पार्टनर्स के 850 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान समय से पहले कर दिया है। बता दें कि 2022 में कंपनी ने वर्दे पार्टनर्स से करीब 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस रकम को चुकाने के बाद रोजा पावर लगभग कर्ज मुक्त हो गई है। ये नई वित्त वर्ष 2025 यानी मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक रोजा पावर की पूरी तरह कर्ज मुक्त होने की भी योजना है। 26 सितंबर को कारोबार के अंत में रिलायंस पावर का शेयर 5% के अपर सर्किट पर 44 रुपए 15 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, अदानी ग्रुप की गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार से जुड़ी कंपनी अदानी टोटल गैस यानी ATGL को 37.5 करोड़ डॉलर या 3150 करोड़ रुपए का विदेशी फंडिंग मिली है। कंपनी की ओर से विदेश से जुटाई गई पहली डेट फाइनेंसिंग है ये। इस फंडिंग में BNP पारिबा, DBS बैंक, मिज़ूहो बैंक और MUFG बैंक जैसे निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी की विस्तार योजनाओं में किया जाएगा, जिसमें PNG और CNG नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार शामिल है। पहली बार विदेश से डेट फाइनेंसिंग मिलने की खबर से 23 सितंबर को अदानी टोटल गैस के शेयर में 5% से ज्यादा के उछाल के साथ 829 रुपए 70 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि इंट्राडे में शेयर 855 रुपए तक भी उछल गया था। अगली खबर, दवा बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में से एक मैनकाइंड फार्मा के बोर्ड ने NCDs और CPs के जरिए 10,000 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि उसे JB केमिकल्स को खरीदने में कोई रुचि नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि BSV के अधिग्रहण के लिए कंपनी को कर्ज लेना होगा, लेकिन इस कर्ज को अगले 3 साल में लौटाने की भी कंपनी की मंशा है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि FY32 तक BSV की बिक्री $1 अरब तक पहुंच जाएगी। इन सब घोषणाओं के बीच 23 सितंबर को मैनकाइंड फार्मा के शेयर में 2,665 रुपए का रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद 4.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 2,650 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, टाटा स्टील ने इस हफ्ते ओडिशा के कलिंगानगर प्लांट में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस शुरू किया है। 27,000 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी ने क्षमता विस्तार का दूसरा चरण पूरा किया है, जिसके बाद कलिंगानगर प्लांट की क्षमता 3 MTPA से बढ़कर 8 MTPA हो गई है। इस तरह ओडिशा में कंपनी की कुल स्टील क्षमता बढ़कर 14.6 MTPA पर पहुंच गई है। जमशेदपुर में कंपनी के पास कुल 11 MTPA की स्टील क्षमता पहले से ही मौजूद है। 23 सितंबर को टाटा स्टील के शेयर में करीब 1.25% की मजबूती के साथ 153 रुपए 85 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, मंगलवार 24 सितंबर को कार्टरेट टेक के 49.5 लाख शेयरों या 10.5% हिस्सेदारी के बराबर शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 927 रुपए के दाम पर हुए इस सौदे की वैल्यू 458.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के जरिए PE कंपनी वॉर्बर्ग पिंकस ने अपनी सहयोगी कंपनी हाईडेल इन्वेस्टमेंट के जरिए कार्टरेट टेक से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। जून तिमाही के अंत तक वॉर्बर्ग पिंकस के पास इस कंपनी की 8.64% हिस्सेदारी या 40.7 लाख शेयरों की होल्डिंग थी, जिन्हें 920.30 पैसे के औसत भाव पर 375 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा रकम में बेच दिया गया है। दूसरी ओर मिरई एसेट म्यूचुअल फंड ने 3 हिस्सों में इस कंपनी के 30,33,000 शेयर या 6.5% हिस्सेदारी की खरीदारी की है। 920 रुपए के औसत भाव पर 278 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। 24 सितंबर को कारोबार की समाप्ति पर कार्टरेट टेक का शेयर करीब 0.5% की बढ़त लेकर 979 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 1005 रुपए 20 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका फार्मा को दुर्वालुम्बाब सोल्यूशन नाम की दवा के इंपोर्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। इस दवा की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी को CDSCO ने मंजूरी भी दे दी है। इस दवा का इस्तेमाल सर्जरी के बाद कैंसर पीड़ित मरीजों के इलाज में होता है। खबर आने के बाद 24 सितंबर को एस्ट्राजेनेका फार्मा के शेयर में 14% से ज्यादा की मजबूती के साथ 7,720 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई और कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 8,040 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, सोमवार 23 सितंबर की शाम को खबर आई कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ने यूके की कंपनी एसेंसोस के
100% हिस्से का अधिग्रहण कर लिया है। दोनों कंपनियों के बीच 4.2 करोड़ पाउंड में यह सौदा तय हुआ है। यह अधिग्रहण कंपनी की सब्सिडरी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन यूके की ओर से किया गया है। इस अधिग्रहण से कंपनी को रिटेल सेक्टर में विस्तार में मदद मिलेगी। 24 सितंबर को फर्स्ट सोर्स के शेयर में 6% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 334 रुपये पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 318 रुपये 35 पैसे तक भी फिसल गया था। अगली खबर, बुधवार 25 सितंबर को इजी ट्रिप प्लानर्स के 24.65 करोड़ शेयरों या करीब 14% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ। 37 रुपये 22 पैसे से 38 रुपये 28 पैसे प्रति शेयर की रेंज में हुए इस सौदे की वैल्यू 920 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के एक प्रमोटर निशांत पिट्टी ने अपनी करीब 14% हिस्सेदारी बेची है। इस सौदे के बाद निशांत पिट्टी की कंपनी में हिस्सेदारी 28.13% से घटकर 14.22% हो गई है। वहीं दूसरे प्रमोटर रिकांत के पास 25.88% और तीसरे प्रमोटर प्रशांत के पास 10.29% हिस्सेदारी है। जून अंत तक प्रोमोटर ग्रुप के पास कुल 64.30% हिस्सेदारी थी, जो अब घटकर 50.39% हो गई है। इस ब्लॉक डील में कोर 4 मार्कॉम ने 5 करोड़ शेयर और क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड ने 1.05 करोड़ शेयर 34 रुपये 25 पैसे के भाव पर खरीदे हैं। 25 सितंबर को इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर में 15% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 34 रुपये 70 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 32 रुपये 78 पैसे का रिकॉर्ड निचला स्तर भी छुआ था। अगली खबर, 24 सितंबर की शाम को खबर आई कि कसिनो कारोबार से जुड़ी कंपनी डेल्टा कॉर्प के बोर्ड ने अपने हॉस्पिटैलिटी और रियल्टी कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। हालांकि इस डीमर्जर के लिए कंपनी को शेयरधारकों, एनसीएलटी और सेबी की मंजूरी मिलना बाकी है। माना जा रहा है कि अगले 10 से 12 महीने में यह डीमर्जर पूरा हो सकता है। इस डीमर्जर से शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है, यानी कि कंपनी के बाकी कारोबारों को सही वैल्यूएशन मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कारोबार के डीमर्जर के बाद सब्सिडरी कंपनी डेल्टा पेनलैंड के नाम से कंपनी को अलग से लिस्ट भी करवाया जाएगा। इस डीमर्जर के हिसाब से डेल्टा कॉर्प के शेयरधारकों को अपने हर एक शेयर के बदले में डेल्टा पेनलैंड का एक शेयर मिलेगा। 25 सितंबर को डेल्टा कॉर्प के शेयर में 10% तक का उछाल देखने को मिला, पर कारोबार की क्लोजिंग करीब 2.5% की बढ़त के साथ 132 रुपये 72 पैसे पर दिन के निचले स्तर के करीब देखने को मिली। अगली खबर, बुधवार 25 सितंबर को ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी एचईजी के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट यानी शेयर विभाजन के लिए 18 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट तय कर दी। फिलहाल कंपनी के हर एक शेयर की 10 रुपये की फेस वैल्यू है, जो इस स्टॉक स्प्लिट के बाद बदलकर 2 रुपये हो जाएगी। दरअसल अगस्त 2024 में कंपनी के बोर्ड ने 1:5 के स्टॉक स्प्लिट यानी कि एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजित करने की मंजूरी दी थी। इस खबर के चलते 25 सितंबर को कंपनी के शेयर में 10% की तेजी के साथ 2543 रुपये तक का उछाल देखने को मिला, पर कारोबारी सत्र का अंत करीब 5% की बढ़त के साथ 2428 रुपये पर हुआ। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स ने एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव की घोषणा की है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हर 1 लाख रुपए के टर्नओवर पर 2 रुपये 10 पैसे की ट्रांजैक्शन फीस लागू होगी, जबकि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पर 41.80 प्रति 1 लाख की ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। 1 अक्टूबर से एफएनओ सौदों पर नई ट्रांजैक्शन फीस लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि मार्केट रेगुलेटर सेबी के निर्देश पर एक्सचेंज ने फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फीस लगाई है। अभी तक एफएनओ सौदों पर स्लैब के हिसाब से ट्रांजैक्शन फीस लगती थी। दरअसल सेबी का मानना है कि ग्राहकों पर लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस एक समान होनी चाहिए, यानी कि एक्सचेंज और एक्सचेंज मेंबर्स को ग्राहकों पर एक समान फीस लगानी चाहिए। दरअसल इस फैसले के जरिए सेबी की ग्राहकों की लागत घटाने और एक समान ट्रेडिंग वातावरण बनाने की मंशा है। नई फीस की घोषणा करते समय एक्सचेंज ने कहा कि फिक्स ट्रांजैक्शन फीस से मार्केट में पारदर्शिता और निष्पक्षता यानी फेयरनेस बढ़ेगी और ये फैसला इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के प्रति एक्सचेंज की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने वाला है। 25 सितंबर को एमसीएक्स के शेयर ने इंट्राडे में 6035 रुपये 45 पैसे का रिकॉर्ड हाई बनाया, पर कारोबार का अंत करीब 2% की कमजोरी के साथ 5761 रुपये के स्तर पर हुआ था। अगली खबर, गुरुवार 26 सितंबर को 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में 4 पीई निवेशकों ने ब्लॉक डील के जरिए 14.56% हिस्सेदारी बेची है। 800 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 3475 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील से पहले इन 4 पीई निवेशकों की कंपनी में करीब 22% हिस्सेदारी थी। इस ब्लॉक डील में टीपीजी एशिया ने 2 करोड़ से ज्यादा शेयर 1606 करोड़ में, नॉर्थ वेस्ट वेंचर ने 80 लाख से ज्यादा शेयर 644 करोड़ में, पीक एक्सवी पार्टनर्स ने 58.76 लाख शेयर 471 करोड़ में और सिक्योर कैपिटल ने 54,13,000 शेयर 434 करोड़ रुपए में बेचे हैं। पी निवेशकों के बाकी बचे हिस्से की बिक्री पर 12 महीने का लॉक इन होगा। दूसरी ओर नोमुरा के 2 फंड्स ने इस ब्लॉक डील में करीब 94 लाख शेयर 752 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। साथ ही
मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ और मैक्स लाइफ ने 34 लाख से ज़्यादा शेयर 275 करोड़ रुपए की रकम में खरीदे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी इस ब्लॉक डील में शेयर खरीदे हैं। 26 सितंबर को 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयर में 5% ऊपर 848 रुपए पर ओपनिंग के बाद करीब 1.5% नीचे 796 रुपए 10 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, आईडीएफसी लिमिटेड के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल आईडीएफसी लिमिटेड के साथ बैंक के मर्जर को एनसीएलटी ने हरी झंडी दिखा दी है। इस मर्जर के प्रस्ताव के मुताबिक आईडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों को हर 100 शेयरों के बदले में बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में बैंक के बोर्ड ने इस मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग्स का आईडीएफसी लिमिटेड में मर्जर होगा और इन दोनों कंपनियों के मर्जर से बनी कंपनी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विलय होगा। 17 मई 2024 को हुई बैठक में शेयरधारकों ने मर्जर को मंजूरी दे दी थी। मर्जर को मंजूरी की खबर आने के बाद गुरुवार 26 सितंबर को आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर में करीब 1.5% की बढ़त के साथ 111 रुपये 35 पैसे पर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में करीब 2% की बढ़त के साथ 74 रुपये 42 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, बुधवार 25 सितंबर की शाम को आस्क ऑटोमोटिव के प्रमोटर कुलदीप सिंह ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ओएफएस के जरिए कुल 6.05% तक हिस्सा बेचने की जानकारी दी। ओएफएस के जरिए प्रमोटर की 5.55% हिस्सा बेचने की योजना है और इस इशू में प्रमोटर के पास अतिरिक्त आधा % हिस्सेदारी बेचने का ग्रीन शू ऑप्शन भी होगा। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 433 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि बुधवार की क्लोजिंग से 7.5% के डिस्काउंट पर है। बता दें कि कंपनी में प्रमोटर्स की फिलहाल 85% हिस्सेदारी है और सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों के तहत प्रमोटर हिस्सा बेच रहे हैं। 26 सितंबर को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुले हिस्से को 267% ज़्यादा बोलियां मिली। 26 सितंबर को आस्क ऑटोमोटिव का शेयर 443 रुपये तक फिसलने के बाद करीब 1/4% की गिरावट लेकर 467 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। 27 सितंबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुले हिस्से को कुछ खास अहम बोलियां नहीं देखने को मिली। 27 सितंबर को आस्क ऑटोमोटिव के शेयर में करीब 6% की गिरावट के साथ 440 रुपये 65 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, PolicyBazaar.com की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक ने नए बिजनेस सेगमेंट में उतरने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी हेल्थ केयर सेगमेंट में उतरने की तैयारी में है, यानी कि इस कंपनी की बैकवर्ड इंटीग्रेट करने की मंशा है। हालांकि कंपनी ने इस योजना को लेकर कुछ साफ नहीं कहा, पर इस रिपोर्ट पर कंपनी के चेयरमैन एंड सीईओ यशीश दहिया ने सफाई देते हुए कहा कि कंपनी ने अगर लोगों को आसानी से और जल्दी से क्लेम मिलते हैं तो इससे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों की संख्या में इजाफा होगा। साथ ही अगर ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करने के लिए इंश्योरेंस और हॉस्पिटल कंपनियां मिलकर काम करती हैं तो इससे देश में इंश्योरेंस की पहुंच और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हम इस सेगमेंट में उतरने पर विचार कर रहे हैं, पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। 26 सितंबर को पीबी फिनटेक का शेयर 10% से ज़्यादा गिरकर 1545 रुपये 5 पैसे तक लुढ़कने के बाद 1% से ज़्यादा की बढ़त लेकर 1742 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, स्नैक्स बनाने वाली कंपनी प्रताप स्नैक्स में ऑथम इन्वेस्टमेंट और माही मधुसूदन केला ने 1 करोड़ 13 लाख शेयरों या 46.85% हिस्सेदारी 846.6 करोड़ रुपए में खरीदी है। यह हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर्स और 3 पी कंपनियों से खरीदी गई हैं। इन पी फर्म्स में पीक एक्सपी पार्टनर्स के 2 फंड्स और सिक्वोया कैपिटल के नाम शामिल हैं। यह हिस्सेदारी 746 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदी गई है, जो कि गुरुवार की क्लोजिंग से 30% के डिस्काउंट पर है। बता दें कि अपने फंड के जरिए मधुसूदन केला की पहले से ही इस कंपनी में 2.8% की होल्डिंग है। इसके अलावा 864 रुपये के भाव पर कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों के लिए 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर भी आएगा। पर स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी में दोनों निवेशकों ने साफ किया है कि ओपन ऑफर के बाद कंपनी की शेयर बाजार से डीलिस्टिंग की कोई योजना नहीं है। यही कारण है कि 27 सितंबर को 1167.95 तक की तेजी के बाद प्रताप स्नैक्स के शेयर में करीब आधा % की बढ़त के साथ ही 1047 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, मंगलवार 24 सितंबर को 3 कंपनियों के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग हुई। इनमें सबसे पहला नाम है अर्कादे डेवलपर्स, जिसकी लिस्टिंग शानदार रही है। एनएसई पर अर्कादे डेवलपर्स का शेयर 175 रुपये प्रति शेयर के दाम पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 37% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 128 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। शानदार लिस्टिंग के पीछे वजह है इस इशू को निवेशकों से मिला दमदार रिस्पांस। ये आईपीओ कुल 113 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने कुल 410 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 24 सितंबर को कारोबार के अंत पर अर्कादे डेवलपर्स के शेयर में 165 रुपये 45 पैसे पर क्लोजिंग हुई, जो कि 175 रुपये की ओपनिंग प्राइस से करीब 5.5% नीचे है, पर 128 रुपये के इशू प्राइस से करीब 29% के प्रीमियम पर है।
दूसरा नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का, जिसकी लिस्टिंग दमदार रही। एनएसई पर नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का शेयर 350 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 33% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 263 रुपये प्रति शेयर था। अच्छी लिस्टिंग के पीछे वजह है इस आईपीओ को निवेशकों से मिला अच्छा रिस्पॉन्स। ये आईपीओ कुल 117 गुना से ज़्यादा भरा था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 777 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। 24 सितंबर को नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के शेयर में 322 रुपये 30 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 350 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 8% नीचे है, पर 263 रुपये के इशू प्राइस से करीब 23% के प्रीमियम पर है। तीसरा नाम है वेस्टर्न कैरियर्स का, जिसकी लिस्टिंग ठंडी रही। एनएसई पर वेस्टर्न कैरियर्स का शेयर 171 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 0.6% डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 172 रुपये प्रति शेयर था। हैरानी की बात यह है कि इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस तो अच्छा मिला था, पर ये आईपीओ कुल 32 गुना के आसपास सब्सक्राइब भी हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 493 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। 24 सितंबर को कारोबार के अंत पर वेस्टर्न कैरियर्स के शेयर में 159 रुपये 40 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ, जो कि 171 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 0.7% और 172 रुपये के इशू प्राइस से करीब 7.5% के डिस्काउंट पर है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी एनबीएफसी कंपनी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने मौजूदा तिमाही यानी वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए प्रॉफिट वार्निंग जारी की है। बीते शनिवार को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी देते हुए बताया कि उसे Q2 में 500 से 550 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड क्रेडिट लॉस यानी ECL प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, जबकि Q1 में कंपनी ने 348 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की थी। हालांकि Q2 के तिमाही नतीजों के दौरान ECL प्रोविजनिंग के आंकड़े में कुछ बदलाव भी हो सकता है। 23 सितंबर को फ्यूजन फाइनेंस के शेयर में 10% के निचले सर्किट पर 275 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि शेयर का 52 हफ्ते का निचला स्तर भी है। अगली खबर, मंगलवार 24 सितंबर को इंडिया एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की पावर एक्सचेंजों के लिए मार्केट कपलिंग लागू करने की योजना है, जिसके मुताबिक सभी पावर एक्सचेंजों की बोलियों को मिलाया जाएगा, यानी कि अलग अलग पावर एक्सचेंज पर अलग अलग प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी। होगा ये कि सभी एक्सचेंजों पर बाय सेल के सारे ऑर्डर मार्केट कपलिंग ऑपरेटर यानी MCO के जरिए एक साथ मिलाकर होंगे, यानी कि हर बिडिंग जोन के लिए MCO एक कीमत तय करेगा। सभी बोलियों के मिलान के बाद यूनिफॉर्म प्राइस मार्केट क्लियरिंग प्राइस यानी MCP की डिस्कवरी होगी। अब इसमें नया अपडेट यह है कि ऊर्जा मंत्रालय यानी पावर मिनिस्ट्री ने ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी ग्रिड इंडिया से प्रोजेक्ट की पायलट स्टडी समय पर पूरी करने को सुनिश्चित करने की गुजारिश की है। ग्रिड इंडिया की स्टडी पूरी होने के बाद पावर सेक्टर के रेगुलेटर CERC इस पर अंतिम फैसला लेगा। सरकार की मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक या वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत में नई व्यवस्था लागू करने की योजना है। मार्केट कपलिंग लागू करके सरकार की 25 साल के PPS के मौजूदा फॉर्मेट का प्रचलन कम करने की मंशा है। इन खबरों के बीच IEX का शेयर इसलिए गिर गया क्योंकि फिलहाल IEX के जरिए पावर ट्रेडिंग का 90% हिस्सा होता है, मतलब देश की बाकी पावर एक्सचेंजों पर ना के बराबर ट्रेडिंग होती है, और कपलिंग शुरू होने से बाकी एक्सचेंजों पर बिजली की ट्रेडिंग ज्यादा हो सकेगी, यानी कि अन्य एक्सचेंजों का कारोबार और भागीदारी दोनों में इजाफा होगा। भागीदारी बढ़ने के साथ साथ नए पावर एक्सचेंज खुलने के भी अवसर पैदा होंगे। अगर बाकी एक्सचेंजों की भागीदारी बढ़ती है या नए एक्सचेंज खुलते हैं तो कंपनी की एकाधिकार की स्थिति को लेकर खतरा पैदा हो जाएगा। यही कारण है कि 24 सितंबर को IEX के शेयर में 11% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 211 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि कारोबार के शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ने 244 रुपये 40 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ और स्टार्टअप अपडेट में, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। बायजूस की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी और अब उसकी ओनरशिप वाली आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड यानी AESL के कर्मचारियों पर भी छटनी की तलवार लटक रही है। आकाश ने हाल के महीनों में कथित तौर पर 80 से 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसमें सीनियर और मिड लेवल एग्जीक्यूटिव्स शामिल हैं। रिपोर्ट की माने तो ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय से कंपनी के साथ काम किया, उन्हें पिछले हफ्ते ही नौकरी से निकाल दिया गया है। बायजूस की ओर से एक्वायर किए जाने के बाद ये
पहली बार है जब आकाश में यूं छटनी की गई है। हालांकि AESL के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि वो आकाश 2.0 के लिए नए बिजनेस मॉडल लाने जा रहे हैं। इसमें न्यू टैलेंट्स को हायर किया जाएगा, नए रोल्स क्रिएट किए जाएंगे। इसके अलावा बायजूस को यूएस की कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल 23 सितंबर को डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी की ओर से कंपनी के खिलाफ आए फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने बायजूस की अपील को खारिज करते हुए ग्लास ट्रस्ट की ओर से रिप्रेजेंटेड 37 लेंडर्स को 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन की रिकवरी से जुड़े मामले में कंपनी की अमेरिकी सब्सिडरी बायजूस अल्फा का कंट्रोल लेने की मंजूरी दे दी है। इस सब्सिडरी को कंपनी ने लोन के लिए गिरवी रखा था। अगली खबर, आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म ओयो ने अमेरिका की बजट होटल चेन मोटल 6 और उसके होटल ब्रांड स्टूडियो 6 का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह अधिग्रहण 52.5 करोड़ डॉलर की रकम में किया गया है। इस अधिग्रहण के जरिए कंपनी की विदेश में विस्तार की योजना है। इस अधिग्रहण के चलते अगले वित्त वर्ष में कंपनी के EBITDA यानी कामकाजी मुनाफे में 630 करोड़ रुपए का इजाफा होगा और कंपनी का मानना है कि 2025-26 में कंपनी का कामकाजी मुनाफा 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रह सकता है। अगली खबर, यूनिकॉर्न एडटेक स्टार्टअप कंपनी फिजिक्स वाला आईपीओ लाने की योजना पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की 2025 में आईपीओ लाने की योजना है। दरअसल कंपनी ने हाल ही में सीरीज बी फंडिंग राउंड में 21 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया है। पिछले फंडिंग राउंड के 1.1 अरब डॉलर की तुलना में कंपनी के वैल्यूएशन में 2.5 गुना का इजाफा देखने को मिला है। अगली खबर, फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म मोबीक्विक को आईपीओ के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। जनवरी 2024 में कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास दोबारा अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में कंपनी ने आईपीओ की रकम पहले के 1900 करोड़ रुपए से घटाकर 700 करोड़ रुपए कर दी है। इस आईपीओ में कंपनी फ्रेश इशू के जरिए केवल नए शेयर जारी करेगी, यानी कि इस आईपीओ में ओएफएस का हिस्सा नहीं होगा। 700 करोड़ रुपए की इस रकम में से 250 करोड़ रुपए का इस्तेमाल फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के विस्तार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। वित्त वर्ष 2023 में 83.8 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को 14.1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहे मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि। को पावर्ड बाय टेक्नो।